हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बाल विकास के पार्ट 4 पे चलेंगे, जो कि 2012 का पहला पार्ट होगा और 2011 के 3 पार्ट में हमने करवाए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर मैं पेपर करवा रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए लगाते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे पहला, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। निर्देश, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनें। मतलब इसमें सही तो लगभग होते हैं, तो उसमें से सबसे उचित देखना है। चलिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। देखो, ये तो निगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। हमें ये इजाज़त नहीं देना है कि हाँ, बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लें। अगर बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेना तो फिर मेरा ही क्या काम है, यानी कि टीचरों का वहाँ पे क्या काम है। तो ये भी नहीं कह सकते, निगेटिव वर्ड है। व्यवस्था फेल हुई। हाँ, अगर व्यवस्था ही फेल हुई, ये इसका मतलब यही है। अगर बच्चा फेल हुआ तो इसका मतलब व्यवस्था फेल हुई, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, ऐसा हम कह ही नहीं सकते। अगर हम ऐसा कहेंगे तो फिर वो नेगेटिव कीवर्ड में चला जाएगा। चलिए, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, देखो, सी सही है। यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई। अब एक बात यहाँ जोड़ दिया गया है कि सामान्य छात्र। सामान्य छात्र का मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, तो फिर व्यवस्था ही फेल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर। हाँ, ये सही है, लेकिन हम आगे भी पढ़ेंगे। रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण को तकनीक अपनाकर, परीक्षण पर परिणामों पर केंद्रित होकर। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा जो हम मतलब एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि जो शिक्षण अधिगम होगा वो बाल केंद्रित यानी शिक्षा बच्चों के हिसाब से माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने पर परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, तो कौन सी है? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना और विस्तृत व्याख्या करना। यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण को चरणों में अवलोकन करना। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवा कर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो उससे सबसे प्रभावशाली होगा, जैसे छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समावेशी शिक्षा। ठीक, समावेशी शिक्षा है, तो समावेशी शिक्षा में कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। हाँ, सही है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ठीक है, तो कक्षा में विविधता को उत्सव मनाती है। इसका मतलब ये हो, समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि चाहे विकलांग व्यक्ति हों, चाहे किसी और कास्ट के मतलब चाहे जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी एसटी के हों, सभी बच्चों को एक साथ बिठाकर शिक्षा देना और उनके साथ कोई भेदभाव ना करना, तो यानी कि समावेशी शिक्षा इसी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ज़रा। चलिए, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया है आपको, तो सेम वही है। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है और पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना मतलब सेम इस तरीके से है। और इसके साथ मैंने एक वर्ड बोला था कि हाँ, मतलब कास्ट वाइज का भी हो सकता है, तो वो भी माना जा। समावेश का मतलब सबको एक साथ लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। वस्तुनिष्ठ श्रेणी में रखने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी लघु
मुक्त उत्तर वाला, सत्य असत्य और निबंधात्मक। तो सत्य असत्य मतलब टिक करने वाला, जैसे ऑब्जेक्टिव ये लोग ऑप्शन में है। तो सी देख लीजिए, इस प्रकार असत्य प्रश्नों के को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रगत शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश। तो देखो, ये जो केवल है ये आपका निगेटिव वर्ड है, इसलिए गलत हो जाएगा। परीक्षाओं के अच्छे अंक प्राप्त करने पर फल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। लचीलापन यानी ये पॉजिटिव वर्ड है, ये बात ध्यान रखा है। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि विषय को समय सारणी के अनुसार पढ़ने का में लचीलापन एवं छात्रों में बैठने की व्यवस्था लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव वर्ड है, ऐसे हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, अवैधता, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा मुख्य प्रश्न पत्र की संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। जरा देख लेते हैं, इसका ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। ठीक है, अगर सभी को सब शामिल करेंगे तभी बच्चों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है, किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हम मात्र 10 क्वेश्चन ही बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन, हाँ ये होना चाहिए, यही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें सी दिया गया है, यानी कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण। हाँ, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन था विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब आप जब सामने हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन आंसर जरा वो देख लीजिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि शिक्षा छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे और अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित एवं समंजन करें ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन देख गया, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इस कंटेंट पे फोकस करना है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित होता है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। हाँ, एकदम सही बात है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, नहीं किसी भी कीमत पर, ये आपका जो पॉइंट है ये नेगेटिव है। किसी भी कीमत पे कुछ नहीं कर सकते हैं हम। विद्यालय बाह्य परीक्षाएं निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, नहीं। आकलन बहुत किफ़ायती मित व्ययी होना चाहिए, किफ़ायती मित व्ययी मतलब ये नहीं हो सकता है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देख भी लीजिए, विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं क्योंकि वह अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट भी होगा, ठीक है, ये लास्ट भी होगा क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, फिर हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की। शिक्षार्थी व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर शासन, ये तो नेगेटिव है, ये नहीं कर सकते। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी नहीं कर सकते। अधिगम की एक समान गति पर बल देना, एक समान गति पर बल
फिर निगेटिव हो जाएगा, यानी सीखने के विविध अनुभव, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं, यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीकों के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।